हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री को। अप्लाइड केमिस्ट्री आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का एक पेपर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक्स हैं उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम प्रभाकर आज़ाद है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ और आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सम वेरी इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द रिमेनिंग टॉपिक। जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है ये आपके डिप्लोमा के सिलेबस का कंटेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल एंड एलोए, देन आफ्टर पॉलीमर, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतने सारे टॉपिक्स आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे तो हमारे मेन कंटेंट हो गए। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है जो कि हमारे सिलेबस में है उसको बेहतर तरीके से बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के पढ़ सकें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम्स के होते हैं, बिहार बोर्ड के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। किसी ने 9th में इंटरेस्ट के साथ केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा, उनका बेसिक्स कमज़ोर हो सकता है। वैसे स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीरियसली जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो 9th और 10th में आपने केमिस्ट्री पढ़ा उसका अगर लेवल की हम बात करें तो उसका लेवल कुछ ये है और डिप्लोमा का लेवल ये है। तो इतना गैप है आपके स्टडी का। तो डायरेक्ट जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते हो। तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताना होता है, देन आफ्टर वी विल अप्रोच टू दिस लेवल मोर इजली। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, फ्रॉम जीरो टू हीरो। मतलब कि जीरो से शुरुआत हम लोग करेंगे और हम लोग इस अप्लाइड केमिस्ट्री में हीरो बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो बनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा केमिस्ट्री है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की आवश्यकता है। हमें पता है कि साइंस का एक ब्रांच है। ओके, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with a study of the matter and its composition and also reaction। ओके, तो साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो कि किस चीज़ को डील करता है सर, जो कि डील करता है मैटर का स्टडी, इसके कंपोजिशन का स्टडी और इसके रिएक्शंस के स्टडी को। डैट ब्रांच इज नोन एज व्हाट, डैट ब्रांच इज नोन एज केमिस्ट्री। क्लियर है। अब केमिस्ट्री मेनली डील करता है मैटर को। तो अगर हम लोग मैटर को अच्छे से समझ लें, मैटर को अच्छे से जान लें तो केमिस्ट्री हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। तो केमिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स केमिस्ट्री जो हमने आपको लिखा उसको आप लोग देखिए। It is branch of science that deals with the study of matter
इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एज वेल एज रिएक्टिविटी। इसके अलावा कुछ नहीं है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री बस इतना ही है, मैटर को स्टडी करना है, इसके प्रॉपर्टीज को जो पढ़ना है, इसके कंपोजिशन को पढ़ना है, इसके रिएक्टिविटी को पढ़ना है, बस इतना ही मैटर है, इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं है। अब केमिस्ट्री में हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट का मतलब कि मेन कंपोनेंट विच ब्रीफली डिस्क्राइब द केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के कंपोनेंट है। केमिस्ट्री में सब कुछ एटम और मॉलिक्यूल के कारण ही होता है, एटम और मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज के कारण होता है। अब जब एटम और मॉलिक्यूल है तो एटम और मॉलिक्यूल क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत। व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टांस का सबसे छोटा इकाई जो है उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो किसी चीज़ का सबसे छोटा इकाई को हम क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब ये इट इज़ इनडिविजिबल, ये इनडिविजिबल होता है, मतलब कि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है और काटा नहीं जा सकता है। ओके, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसको न क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हमारे पास कुछ आयरन है। ओके, अब ये जो आयरन है इसको हमने अपने हाथ में ले लिया और कोई ऐसा मशीन हो, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे कि इस मैटर के एटम्स को हम लोग देख पाएँ, तो हमें दिखेगा उसमें केवल आयरन का ही एटम है। उस मैटर में क्या है? उस मैटर में केवल आयरन का ही एटम है। ठीक है, अब इससे छोटा कोई पार्टिकल इसमें नहीं दिखेगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम कॉपर ले लें तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो इसमें केवल कॉपर के ही छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे और ये सारे कॉपर के एटम कहे जाएंगे। ओके, तो इसको एटम कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सबस्टेंस एनी मैटर। क्लियर है? बहुत सारे एटम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। अब सर मॉलिक्यूल क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो देखो, जब दो या दो से ज़्यादा एटम, चाहे वो एक तरह का हो, सिमिलर टाइप का हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप का हो, अलग अलग टाइप का हो, एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, ग्रुपिंग करता है, तो उस समय एक नया स्टेबल पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। उस स्टेबल पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, चाहे वो एक तरह के हो चाहे वो अलग अलग तरह के हो, मिलते हो और इस प्रकार कोई नए स्टेबल पार्टिकल का फॉर्मेशन होता हो, तो वैसे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, व्हेन टू और मोर एटम्स of same type or different type combines to form a stable particle is known as what? Is known as मॉलिक्यूल। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमने लिखा कि सेम टाइप के दो या दो से ज़्यादा एटम या डिफरेंट टाइप के दो या दो से ज़्यादा एटम। तो सेम टाइप के दो एटम को हम लोग एक बार लेते हैं और एक बार हम लोग डिफरेंट टाइप के दो एटम लेते हैं। क्लियर है सर? ठीक है, कोई दिक्कत? कमेंट कर दीजिएगा दिक्कत होगा तो। सेम टाइप के दो या दो से ज़्यादा एटम हम लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमने ले लिया और एक और ऑक्सीजन हमने ले लिया, तो ये दोनों तो एक ही तरह के एटम है ना, और दो हैं, तो ये बना लेगा एक नया स्टेबल पार्टिकल जिसको हम कहेंगे ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या O2 गैस। ऐसे ही एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर गया और ये एक नया पार्टिकल बनाया जिसको हम बोले हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो या दो से ज़्यादा सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के एटम्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ऐसे ही तीन हमने ले लिया, हमने अगर तीन एटम सेम टाइप का ले लिया, O, O और O, तीन O मिला तो O3 बन गया जिसको ओजोन मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, तो यहाँ तो हमने क्रिएट किया जब सेम टाइप के दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो रहे हैं तो एक नया पार्टिकल बन रहा है, स्टेबल पार्टिकल, जिसको हमने कह दिया कि ये मॉलिक्यूल है। ऐसे ही अगर डिफरेंट टाइप की बात की जाए तो सर, तो डिफरेंट टाइप का मतलब क्या होगा? जैसे नाइट्रोजन हमने लिया, ये एक ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ये बना लेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसे ही दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये भी दो या दो से ज़्यादा एटम है, डिफरेंट टाइप का एटम है, जब कंबाइन किया तो बना लिया H2O जो कि पानी होता है, जल होता है, जिसको हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलता है तो ये बना लेता है CO2। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम, चाहे वो समान तरीके के हो चाहे वो अलग अलग डिफरेंट तरीके के हो, कंबाइन होते हैं तो एक नया स्टेबल पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये होता है एटम और मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगता है ये आपके काम का है तो। अब एटम्स की बात हो गई, मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास है आयरन, हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है कॉपर, हमारे पास है क्रोमियम और है बहुत सारा हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन, हमारे पास है ऑक्सीजन गैस, ले लेते हैं इसको, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस में जब हम लोग देखेंगे तो इसमें केवल हाइड्रोजन होगा। केवल क्या होगा? केवल हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ऑक्सीजन गैस जब हम देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे, केवल ऑक्सीजन के एटम होंगे। ऐसे ही आयरन हमने लिया तो इसमें केवल आयरन के एटम जो कि Fe होते हैं ये होंगे। ठीक है, सोडियम हमने लिया तो सोडियम में केवल सोडियम के ही एटम होंगे। ओके, क्रोमियम हमने लिया तो इसमें केवल क्रोमियम के ही एटम होंगे। ठीक है, ओके। ऐसे ही मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब, अगर हम वाटर लेंगे और कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिस पे हम वाटर के मॉलिक्यूल को देख पाएँ तो हमको केवल दिखेगा H2O। क्या दिखेगा? H2O, H2O, केवल H2O दिखेगा। ओके, ऐसे ही अगर हमने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, घरों में किचनों में यूज़ किया जाता है, हम लोग भी नींबू पानी में थोड़ा सा NaCl मिला करके डेली पीते हैं गर्मी में। तो NaCl में क्या होगा? केवल NaCl का मॉलिक्यूल होगा। सही है, NaCl का मॉलिक्यूल होगा। एक बैलून में हीलियम गैस भरा हुआ है तो हीलियम
क्या होगा, हीलियम के फॉर्म में होगा। एक बैलून में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन का केवल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये होता है एटम और मॉलिक्यूल। ओके, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने मैटर पे। कहाँ आते हैं हम लोग, अपने मैटर पे आते हैं। व्हाट इज मैटर, क्योंकि मैटर का स्टडी ही केमिस्ट्री करता है और हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, अगर ध्यान से हम लोग समझें तो मैटर होता क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच हैज डिफिनिट मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं 7वीं सभी क्लास में हम लोग यही डिफिनीशन पढ़ते आ रहे हैं और यही डिफिनीशन सही है। यही जो डिफिनीशन है हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, मैटर हर एक वो चीज़ है जो कि कुछ मास अपने अंदर कंटेन करता है और जिसका कुछ डिफिनिट, जो कि कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, जगह छेकता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ डिफरेंट नहीं लिखने वाले हैं, वही चीज़ को यहाँ भी डिफिनीशन में लिखेंगे। एनीथिंग विच हैज सम डिफिनिट मास एंड occupies some space is known as what? Is known as what? Matter। उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं हमारे सामने, आपके सामने वाइट बोर्ड है, बहुत सारे लाइट्स हैं, मेरे हाथ में एक डिजिटल पेन है। ओके, मैं खुद हूँ, आप खुद हो। ये सारी चीज़ें कुछ मास ऑक्युपाई करती हैं, कुछ मास रखती हैं और स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, जगह छेकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर है। अगर सच में मैं कहूँ तो हम सभी कोई ना कोई मैटर से घिरे हुए हैं और उस मैटर का स्टडी केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो मैटर क्या है आपको समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स होंगे कुछ भी, पेन, पेपर, नोटबुक, बेड, टेबल, वॉच, etc। मतलब कुछ भी वो चीज़ जो आपके दिमाग में भी आता है आप उसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो, ये जो मैटर है, ये क्लासिफिकेशन इसका कैसे हम लोग करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग जो करने वाले हैं, ये क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन। कैसा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सम classes। First one is solid, second one is liquid and third one is gas। 3 तरह का मैटर हो सकता है नेचर में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो सॉलिड को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग सॉलिड को डिफाइन करने के लिए बहुत ही बेसिक सिंपल डिफिनीशन है, मैटर विच हैज़ डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। इज नोन एज व्हाट, सॉलिड। ऐसे ही लिक्विड जो है, लिक्विड का मास डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट मास होता है, लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है। ओके। गैस की बात की जाए तो गैस का डिफिनिट मास होता है, गैस का डिफिनिट मास होता है, गैस का डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। यहाँ डिफिनिट शेप हमने लिखा है, ये इनडिफिनिट शेप होगा। क्या होगा? इनडिफिनिट शेप होगा। ओके। ऐसे ही इनडिफिनिट वॉल्यूम गैस का होगा और इनडिफिनिट शेप गैस का होगा। अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। सॉलिड में तो दिक्कत नहीं है, सॉलिड आपके हाथ में है, आप देखते हो कि उसका आकार शेप फिक्स है, उसका कुछ अपना मास होता है, उसका कुछ अपना वॉल्यूम होता है। लिक्विड की अगर बात की जाए तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हमने 50 मिलीलीटर लिक्विड लिया है तो किसी भी कंटेनर में डाल दो, उसका वॉल्यूम 50 मिलीलीटर ही होता है। अगर हमने मास 50 ग्राम लिया है तो उसको हम लोग किसी भी कंटेनर में डाल दें, उसका मास कितना होता है? उतना ही होता है जो हमने लिया 50 ग्राम। ऐसे ही शेप इसका फिक्स नहीं होता है। इसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं लिक्विड को तो टेस्ट ट्यूब के शेप का हो जाता है, ग्लास में डालते हैं ग्लास के शेप का हो जाता है, कप में डालते हैं कप का शेप का हो जाता है। तो इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। गैस की अगर बात की जाए तो मास इसके डिफिनिट होते हैं, मतलब कि इसमें जो भी हमने मास लिया है, किसी भी कंटेनर में हमने गैस को डाल दिया, उसका मास उतना ही होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। ओके। तो पार्टिकल बहुत ही दूर दूर पे होते हैं। इसको हमने बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी के शेप का हो गया, सिलेंडर में डाल दिया, सिलेंडर के शेप का हो गया, और सिलेंडर के वॉल्यूम का हो गया। जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका वॉल्यूम ले लेता है। ऐसे ही गैस का शेप भी जैसे कंटेनर में हमने डाला वैसे शेप में ये आ जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर और डिटेल में हम लोग पढ़ें तो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल जो होते हैं वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं सॉलिड में पार्टिकल। ओके। लिक्विड में पार्टिकल्स कुछ इस तरह के अरेंज होते हैं। ये पैक्ड होते हैं लेकिन थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं। ओके। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से पैक होते हैं, मतलब बहुत ही डिस्टेंस पे पार्टिकल्स होते हैं। ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो हमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा। ओके। अभी हमने देखा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? तो दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिससे कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है पार्टिकल्स के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लिक्विड में ये फोर्स इंटरमीडिएट होता है, ना ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस में ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। इसीलिए पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पे गैस में होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, और सॉलिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसीलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम लोग इसको कहें सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इनका डेंसिटी कैसा होगा? इनका डेंसिटी बहुत ही हाई होगा, बहुत हाई डेंसिटी होते हैं इनका, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेंगे, लिक्विड हमेशा लिक्विड स्टेट में होंगे, गैस हमेशा गैसियस स्टेट में होंगे। तो यहाँ पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, ये मिनिमम होता है, ओके। लिक्विड में पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ये इंटरमीडिएट होता है, और गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई, बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं और लगातार कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। तो ये हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन किया मैटर पे। अब हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओके। तो देन व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? क्या है ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? हमने इसके पहले देखा कि मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। हमने देखा भी सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग मैटर को फर्दर कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो जो भी हमारे आजू बाजू जो भी मैटर दिख रहा है वो मैटर दो तरह का हो सकता है। एक, या तो वो पूरा प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा, या तो वो प्योर है या तो वो इम्प्योर है। तो यहाँ से हमने मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज प्योर मैटर, या इसी को प्योर सबस्टेंस कहते हैं, और दूसरा जो मैटर हमने क्लासीफाई किया वो है इम्प्योर सबस्टेंस, ठीक है। इम्प्योर सबस्टेंस मतलब अशुद्ध सबस्टेंस, जिसमें कि बहुत सारे टाइप के पार्टिकल, बहुत सारे टाइप की चीज़ें मिली हुई हैं और वो अशुद्ध हो गया है। और शुद्ध का मतलब, प्योर का मतलब जो कि केवल एक ही चीज़ से बना हुआ है वो शुद्ध है, ठीक है। तो प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब देखिए, प्योर नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज़ अगर प्योर है तो हम कहेंगे उसमें केवल वही चीज़ है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं मिला हुआ है। जैसे गोल्ड प्योर है तो हम कहेंगे ये गोल्ड है, इसमें कहीं से कोई तांबा या कॉपर या कुछ नहीं मिलाया हुआ है, ये प्योर गोल्ड है। आयरन ये प्योर लोहा है, मतलब इसमें केवल लोहा है, इसमें कोई और सस्ता मेटल नहीं मिलाया गया है। क्रोमियम, मैग्नीशियम प्योर है, इसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाया हुआ, केवल क्रोमियम का आइटम है, केवल मैग्नीशियम का आइटम है, केवल कॉपर का आइटम है। इस तरह से हम लोग बातें करते हैं ना। तो वैसे मैटर, सच मैटर which are formed by same type of particles,
ओके, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से। और पार्टिकल का मतलब एटम या मॉलिक्यूल। जब भी हम पार्टिकल बोलेंगे तो समझना है कि सर या तो एटम के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे मैटर जो कि एक ही तरह के एटम से बना हो या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हो, वैसे सबस्टांस प्योर सबस्टांस के कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? अब इससे पहले समझो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है। कोई भी सबस्टांस जिस पार्टिकल से मिल के बना है, जिस पार्टिकल के अरेंजमेंट से बना है, वो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। मतलब कि कोई सबस्टांस कौन से पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है भाई, कौन से पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल उस सबस्टांस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। तो प्योर सबस्टांस किससे बना है? या तो एटम से बना है या तो मॉलिक्यूल से बना है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। सही है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग देखें तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आयरन है, लोहा है। तो आयरन क्या है? एक प्योर सबस्टांस है जिसमें केवल एक ही तरह का एटम पाया जाता है और उस एटम का नाम है आयरन, Fe एटम, ठीक है। बहुत सारा Fe एटम एक जगह पर इकट्ठा हुआ, ग्रुपिंग किया, मिला, भेंट मुलाकात किया और वो बन गया क्या? एक सबस्टांस, मैटर, जिसको हम आयरन कहते हैं। ऐसे ही कॉपर, बहुत सारा कॉपर एटम आया, मिला, ग्रुपिंग किया, भेंट मुलाकात किया, चाय पानी पिया और इस प्रकार वो जो पूरा है वो बन गया एक सबस्टांस जिसको हम कहते हैं कॉपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एटम्स को डिस्क्राइब करते हैं, वे सारे प्योर सबस्टांस हैं। अब हमने एटम से जो मैटर बना, प्योर सबस्टांस बना, उसकी ही बात की। मॉलिक्यूल से जो प्योर सबस्टांस बनेगा उसका भी हम लोग बात करेंगे। वाटर, ओके। एक मॉलिक्यूल होता है जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल आया, बैठा, ग्रुपिंग किया, मिला, चाय पानी पिया, थोड़ा नाश्ता किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे H2O मॉलिक्यूल हो गए और जब ये ग्रुपिंग किए किसी स्पेस में तो उस समय एक नया सबस्टांस बना जिसको हमने कहा वाटर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग NaCl ले लें, कॉमन सॉल्ट, बहुत सारा NaCl का मॉलिक्यूल एक जगह आया, बैठा, घूमा फिरा, चाय पानी पिया, नाश्ता किया और ऐसे करते करते भीड़ बढ़ते गया, बहुत सारा NaCl का मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गया, तो उस प्रकार एक नए प्योर सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने कहा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे ही प्योर सबस्टांस होते हैं जो कि एक तरह के एटम से बने होते हैं या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ओके। अब प्योर सबस्टांस को भी फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे। अभी इम्प्योर सबस्टांस बाकी है, तो इम्प्योर सबस्टांस को थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद फिर से प्योर सबस्टांस के फर्दर क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इम्प्योर सबस्टांस की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बहुत इसको भी जानना ज़रूरी है। अभी डिटेल में नहीं, अभी डिटेल में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो कि आपके लिए हमने स्लाइड तैयार किया है उसमें देखेंगे। इम्प्योर सबस्टांस, तो हमने तो ये प्योर देखा कि प्योर सबस्टांस होते हैं, हमने देखा कुछ इम्प्योर सबस्टांस होते हैं। प्योर में या तो वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, वो प्योर होते हैं। इम्प्योर क्या होता है? इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, 2-3 चीज़ तरह का एक चीज़ मिल गया और एक नया सबस्टांस बन गया, उसको हमने इम्प्योर कहा। तो इम्प्योर सबस्टांस जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। और इम्प्योर सबस्टांस को हम लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। इम्प्योर सबस्टांस को हम मिक्सचर के नाम से भी
जानते हैं। तो इसका दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है ये। फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, दो तरह का होता है। अब देखो मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो ना, मिक्सचर खाते हो, शाम को नाश्ता करते हो, उसमें दाल-बूट भी रहेगा, थोड़ा सा सेवई भी रहेगा, थोड़ा सा कुछ बेसन का रहेगा, कुछ मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही चीज़ है। मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि जब कुछ टाइप के प्योर सब्सटेंसेस किसी फिक्स रेशियो में मिक्स किए जाते हैं तो उस समय जो मिक्सचर बनता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? द impure substance formed by the composition of two or more substances in a fixed ratio is known as what? Known as homogeneous mixture। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को किसी पार्टिकुलर मैनर में, रेशियो में हम मिक्स करते हैं तो उस समय जो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और दूसरा जो मिक्सचर है वो है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ किया जाता है, बस फिक्स रेशियो में नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस which are formed by the combination of two or more substances in any ratio is known as what? Is known as heterogeneous mixture। ठीक है, मतलब आप सिंपल समझो, होमोजेनस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहेंगे जिसमें कि अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को एक फिक्स रेशियो में मिक्स करके बनाया जाता है, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो है पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स रेशियो में नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस। अब इसको और ज़्यादा पार्ट में हम लोग क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। इसके पहले हम लोग फिर से चलते हैं प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफिकेशन करने, जो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया जाता है। देन आफ्टर वी विल कम टू दिस पॉइंट अगेन। ओके, तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, अभी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ है और आपके लिए बहुत बढ़िया नोट्स, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हमने तैयार किया है, उन सब को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।